नमस्कार साथियों, स्वागत है आप पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पैसे वाले लोग जब दो देशों के बीच शांति कराने का प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव करते करते थोड़े तार्किक हो जाते हैं, रेशनल हो जाते हैं, तो तर्कों को किस प्रकार से कुतरा जाता है, आज के सेशन में आप इस बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया के इस समय के सबसे धनवान व्यक्ति हैं एलन मस्क। इन्होंने हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति समझौते कराने का अपना ही तरीका सजेस्ट किया है। हालांकि वो यूक्रेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन रशिया ने हाथों हाथ ले लिया। रशिया ने कहा ये बात बिल्कुल सही बोली। कौन सी ऐसी बात है जिसे कि पुतिन, या फिर ये कहिए कि पुतिन का जो कार्यालय क्रेमलिन है, उसने सराहना की और पूरी तरह से यूक्रेनियन जो लोग हैं वो एलन मस्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और अगर ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि इंटरनेट भी एलन मस्क के खिलाफ जो यूज़ किया यूक्रेनियन लोगों ने, वो भी स्टारलिंक एलन मस्क ने मुफ्त में यूक्रेन में लगवाया था। यानी एक तरह से उसी इंटरनेट के थ्रू यूक्रेनियन लोगों ने एलन मस्क को ट्रोल किया या फिर उसको भला बुरा कहा, जिस इंटरनेट को भी एलन मस्क ने दिया था। यानी दुनिया जो ये मानती थी कि एलन मस्क यूक्रेन की तरफ है, उन्हें अचानक ऐसा क्यों लगा कि ये आदमी बिक गया। आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है, आपको इसे देखना होगा। क्रेमलिन वेलकम एलन मस्क प्रपोज्ड पीस डील टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर। अच्छा, आप सबको ये तो अब अच्छे से पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 4 जगह ऐसी हैं जिसके ऊपर रशिया ने अपने द्वारा कब्जा कर लिया, जिसको अपने रूप से आधिकारिक रूप से रशिया का हिस्सा मान लिया। यूएनएससी के अंदर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया और निंदा प्रस्ताव के मायने क्या निकले, ये सब बातें हम लोग आपको बहुत पहले बहुत डिटेल में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इन टाइटल्स को सर्च कर लीजिएगा, हमने आपके लिए बेहतरीन तरीके से इन्हें कवर किया हुआ है। अब बात आगे की है। आप जिन्हें नहीं जानते, मैं फिर भी एक बार परिचय करा दूं। हालांकि ये व्यक्ति परिचय का मोहताज नहीं है, अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग वाकई में इंटरनेट पर अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं। एलन मस्क इस दुनिया के सबसे वर्सेटाइल आदमियों में से एक है। बहुत सारे इंक्लूडिंग मी, हालांकि ये बात बोलने में भी थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि ये आदमी कब पासा पलट जाए बात भरोसा नहीं है, लेकिन भाई साहब मैं भी इस बंदे का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। क्यों? क्योंकि ये लिमिटलेस सोचता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी के भी खिलाफ और किसी के भी पक्ष में कुछ भी बोल सकता है। पता चले आज इंडिया के बात पक्ष में बोल रहा है, कल पलट के कुछ और बोल दे। ये बिंदास तरीके से व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, टेक्नोलॉजी की दुनिया का महारथी है। ऐसे ऐसे काम जो कि कभी असंभव लगते थे, इस आदमी ने वो सब करके दुनिया को दिखाए हैं। अगर कभी सुनने का मौका मिले तो केवल एलन मस्क के बारे में नेट पर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के लिए चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। जिन्हें आप मेरे दाहिने हाथ पर देख रहे हैं वो एलन मस्क हो गए, और जो बाएं हाथ पर देख रहे हैं वो हैं जेलेंस्की। हालांकि एक बात यहाँ पर और मायने की है, आज के सेशन में भले ही हमने एलन मस्क का नाम ऊपर रखा हो, लेकिन मोदी जी ने भी हाल ही में जेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत की है। अच्छा, मोदी जी की बातचीत मायने रखती है क्योंकि वो एक इतने बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं। तो उनकी जेलेंस्की से जो टेलीफोनिक बात हुई है वो संवेदनशील है, और उसमें जो संवेदनाएं हैं वो शायद जेलेंस्की समझ पाए, क्योंकि किसी एक बड़े नेता ने उन्हें इस बात के लिए फ़ोन किया है। तो क्या हुई उनके बीच की बात, वो भी आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले जो मुद्दा चल रहा है उसे समझ लीजिए, और मोदी जी का पॉइंट भी जरूर समझेंगे हम एंड में चलते हुए, है ना, बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला। अच्छा, फिलहाल के लिए जब आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि इसमें मतलब कंटेंट इसलिए है क्योंकि क्रेमलिन के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए तारीफ की है। आप इधर देख सकते हैं, क्रेमलिन प्रेजेस टेस्ला बॉस एलन मस्क ऑन ट्यूसडे फॉर सजेस्टिंग ए पॉसिबल पीस डील। ठीक है, यानी कि रशिया ने इसे ऑथेंटिकेट किया है कि हम इनके बताए हुए तरीके को अपनाने को तैयार हैं। आप अखबार जो रशिया का है टास, उसमें भी इस खबर को देख सकते हैं। सब लोग इस काम को प्रेज कर रहे हैं। क्या हुआ था? हुआ ये था कि एलन मस्क ने उसी ट्विटर को, जिसको उन्होंने खरीदने के लिए बोली तो लगा दी लेकिन खरीदा नहीं, लास्ट में पीछे हट लिए, वो वाला जो एलन मस्क का ट्विटर है उस पर उन्होंने एक पोल कंडक्ट करवाया। जैसे मैं आपके साथ मान लीजिए अभी क्लास के दौरान पोल करवा के पूछ लूं कि क्या आपको मेरा ये सेशन पसंद है या बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उनमें से कोई एक आंसर जरूर दे देंगे। ठीक इसी प्रकार से पोल इन्होंने करा के पूछा, और जो पोल में पूछा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उस पोल का जो निष्कर्ष था वो ऐसा था कि एलन मस्क कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन में शांति की राह पर चलते हुए उन्हें कुछ अलग ही अतरंगी विचार दे रहे हैं। अतरंगी विचार क्या हैं, चलिए थोड़ा देख ही लेते हैं, आपको पोल तक लिए चलते हैं। अब आप इस पोल को, जो कि ट्विटर पर हुआ था, इसे ढंग से देख लें क्योंकि सारी कहानी इन्हीं पोल्स पर टिकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं।
ये रहे एलन भैया, और इन एलन भैया ने एक पोल करवाया और उस पोल के अंदर उन्होंने पूछा, क्या पूछा, आपको पढ़ लेना चाहिए। कब का है, समय को जरूर देखें, क्योंकि ट्विटर पर ही अगर आप ट्विटर को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी संचार सिस्टम यहीं से चल रहा है आजकल, सारी सरकारें इसी पे काम कर रही हैं। 9:45 अक्टूबर 3 की घटना है ये, शाम को। आप में से हो सकता है कुछ लोग कहें कि भैया थोड़े हाई हो गए होंगे, लेकिन सेंसिबल बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे, जरा ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा, क्रीमिया फॉर्मली पार्ट ऑफ रशिया एज इट हैज बीन सिंस 1783। अब ये चीज जो है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जिस क्रीमिया को लेकर इन्होंने बात की है। अब मैं बार बार आपको क्रीमिया का मैप दिखाऊं, ये समझदारी नहीं होगी। फिलहाल यूक्रेन के नीचे लगा हुआ है दक्षिण में क्रीमिया, और क्रीमिया के ऊपर 2014 से रशिया का कब्जा है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। एलन मस्क ने कहा कि क्रीमिया पहले भी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। 1783 से लेकर के ये लंबे समय तक रूस का हिस्सा रहा, लेकिन रशिया के अंदर एक राजनेता आए जिनका नाम था क्रुश्चेव। क्रुश्चेव ने 1964-65 के दौरान इस क्रीमिया वाले हिस्से को यूक्रेन को दे दिया। तो ये तो क्रुश्चेव की गलती है कि उन्होंने एक ऐसा हिस्सा जो कि पूरी तरह से रशिया का ही था, लंबे समय से रशिया का हिस्सा था, उसे यूक्रेन को दे दिया। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर यूक्रेन भी तो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के जो लोग हैं वो सोवियत रूस का पार्ट जरूर थे, लेकिन वो कभी सोवियत रूस के साथ एक साथ रह नहीं पाए, यानी कि एक प्रकार से वैचारिक रूप से इन दोनों के बीच में कोई भी सहमति नहीं थी। आप इस बात को ऐसे समझकर चले, ठीक है ना। तो अपने यहां पर उत्पन्न हुई अशांति को दूर करने के लिए क्रुश्चेव, अब ये क्रुश्चेव कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो निकिता क्रुश्चेव जो हैं, ये सोवियत यूनियन के पुराने प्रीमियर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने द्वारा 1964 के दौरान जो कार्य किया वो ये था कि क्रीमिया को उठा करके सोवियत रूस से निकाल करके, सोवियत रूस के ही अंदर, आप ऐसे समझिए जैसे भारत के अंदर 2 राज्य हों, उनमें से एक राज्य के हिस्से को दूसरे राज्य को दे दिया जाए, क्योंकि उस राज्य के लोग मांग कर रहे थे कि हमें कुछ चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक राज्य का हिस्सा दूसरे राज्य को दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहां गया हमारा जूम, ये रहा। तो इन्होंने साहब पोल करा के क्या पूछा, अब आप उस पोल पर नजर डालिए ताकि आपको पूरा विवाद अच्छे से समझ में आए, तसल्ली से समझिएगा। इन्होंने पूछा, क्रीमिया फॉर्मली पार्ट ऑफ रशिया एज इट हैज बीन सिंस, वाटर सप्लाई टू क्रीमिया अशोर्ड, यूक्रेन रिमेन्स न्यूट्रल। इन्होंने पूछा कि अगर हम ऐसा कुछ कराएं, क्या कराएं, कि क्रीमिया के अंदर यूएन के सुपरविजन में इलेक्शन कराया जाए, ठीक है, और अगर रशिया लीव्स इफ दैट इट विल ऑफ द पीपल, यदि मान लीजिए कि यूएन की मतलब इंटरफेरेंस में क्रीमिया के अंदर चुनाव करवाया जाए, और चुनाव करवाने के बाद वहां के जो लोग चाहते हों, अगर वो यूक्रेन में रहना चाहते हो उन्हें यूक्रेन में रहने दिया जाए, और अगर वो रशिया में जाकर रहना चाहते हो तो उन्हें वहां रहकर जाने दिया जाए। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। इन्होंने ये पोल कराया कि क्या आप लोग इसके पक्ष में हैं कि इस तरह की चीज होनी चाहिए। लोगों ने जवाब दिया, नो, हम ऐसा नहीं चाहते। आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा कौन लोग हैं जो कि यूएन का इंटरफेरेंस करा करके इलेक्शन नहीं चाहते या एलन मस्क की बात से सहमत नहीं होंगे। स्वाभाविक सी बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, चाहे यूक्रेन, ये हमेशा इस बात की खिलाफत ही करेंगे, क्योंकि असल में इन्हें भी पता है कि क्रीमिया के अंदर रहने वाले अधिकांश 90% लोग रशियन हैं, और जिन क्षेत्रों के ऊपर अभी यूक्रेन के अंदर कब्जा किया गया है वो भी रशियन है। ऐसी स्थिति में रशियन लोग तो स्वाभाविक रशिया की तरफ वोट देंगे। तो यह बात उन्हें अपने आप से क्रीमिया को अलग करता हुई दिखी। इन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप इसके खिलाफ हैं कोई बात नहीं। एलन मस्क ने कहा, दिस इज हाईली लाइकली टू बी आउटकम इन द एंड, जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी डाई बिफोर देन। अब इन्होंने कितना आगे की बात यहां पर कही है जिसे आप सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अंत में तो यही होगा, क्या कि सॉल्यूशन निकालने के लिए यूएन बीच में आएगा और कहेगा कि एक बार पोल करा के देख लो कौन किधर जाना चाहता है, रेफरेंडम करा लो। लेकिन आप लोग मत मानिए, क्योंकि अभी बहुत सारी मौतें आपको देखनी हैं। आप पूछेंगे, सर एलन मस्क डरा रहे हैं कि समझा रहे हैं? बेटा, इसे कहते हैं प्रेडिक्शंस, जो बहुत पहले हम लोगों ने भी दिए थे, लेकिन हम एलन मस्क नहीं हैं। एलन मस्क ने इनको चेता दिया कि देखिए, अगर आपको लगता है कि
कि ये चीजें अभी खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग फिर से पाने की जुगत करेंगे और उधर से रशिया कुछ एग्रेसिव कदम उठाएगा और हजारों जाने जाएंगी, फिर हजारों जाने जाएंगी, उसके बाद जो निर्णय लोगे उससे पहले ही ले लो। अब इस घटना के दो नतीजे हैं साहब। पहला, ऐसे हारना तो खुददारी के खिलाफ है। क्या हारना? जगह हार जाना किसी देश की अस्मिता के खिलाफ है, स्वाभाविक सी बात है। कोई भी देश इस बात को कैसे मान लेगा कि कोई उनका एक हिस्सा दूसरे देश को खुशी खुशी दे दिया जाए। तो जब खुशी खुशी ना दे दिया जाए तो फिर एलन मस्क की बात और सुनिए। Also worth noting that a possible, albeit unlikely, outcome from this conflict is a nuclear war. एलन मस्क ने, जो कि पूरी तरह से प्रो यूक्रेनियन व्यक्ति हैं, उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि इसका परिणाम न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। यह समझ में आना चाहिए। लोगों ने कहा एलन मस्क या तो बिक गया है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये बातें अब यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, जबकि वो बंदा बोलता है कि भैया मुझे ना तो रशिया से मतलब ना यूक्रेन से मतलब, मेरे लिए तो दुनिया काम की है। ऐसी स्थिति में मैं ये देख रहा हूं कि कितने लोगों की जान जाएगी यदि कोई इस तरह की वापसी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। और रशिया के पास जब कुछ नहीं बचेगा तो वो अपने द्वारा जो कार्यवाही करेगा उस कार्रवाई के अंदर न्यूक्लियर वॉर ही एक सॉल्यूशन नजर आती है। आप आगे चलिए साहब। तो यूक्रेन का सोवियत संघ से क्या संबंध रहा, मैं एक बार के लिए आपको उसे फटाफट दिखा देता हूं। 1954 के अंदर क्या हुआ था कि यूक्रेन के अंदर, सोवियत संघ के अंदर जो यूक्रेन है, वहां पर कई हथियारबंद समूह ऐसे हुए थे जो विद्रोह कर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए 1954 में इस विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए सोवियत नेता निकिता खुश्चेव ने क्रीमिया को गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन को शामिल करा दिया था 1954 में। मैंने शुरुआत में 1964 बोल दिया था, पार्डन फॉर दैट। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। 1996 में यूक्रेन ने अपनी डेमोक्रेसी और अपनी करेंसी जिसका नाम है राइवेन्या, उसका अनाउंस कर दिया था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको समझनी चाहिए, इन्होंने और जो बातें कही, अब आगे की बात सुनिए। जैसे ही इन्होंने कहा, आप पूछेंगे पोल में इन्होंने कोई बात कही, यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई क्या? आई, और बड़ी भीषण प्रतिक्रिया आई। यूक्रेन में ये नेता हैं जो कि हेड ऑफ प्रेसिडेंट है, ऑफिस मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की के एडवाइजर हैं, उन्होंने भी अपने द्वारा एक पोल कंडक्ट करवाया ट्विटर पर। अब ट्विटर चल रहा है। एलन मस्क ने इनको समझाया कि देखो या तो मान जाओ, तुम लोग नहीं मानोगे तो उस आदमी के पास कुछ नहीं है खोने का, वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देगा आपके ऊपर और खामखा मारे जाओगे, तुम्हारे पास बॉम्ब भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। हालांकि दुनिया मतलब एलन मस्क के खिलाफ है। आप देखिए, ये जो है ना गट्स, ये वाकई में इसके लिए बहुत सराहनीय चीज है। ये इसको पता है कि 59% लोग मेरी एडवाइस के खिलाफ हैं, फिर भी भाई पोल करा रहा है और अपनी बात खुल के रख रहा है। आज हमारे देश में या दुनिया में बहुत सारे लोग हर बात इतना तोल तोल के बोलते हैं कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो बंदा है जो जीरो से खुद को एक हीरो बनाया है और इसे फिर जीरो हो जाने की 1% चिंता नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद का घर भी नहीं है। कहते हैं कि ये पोर्टेबल हाउस में रहता है, खुद के घर को बेच करके इसने एक ऐसा घर खरीदा जिसके लिए जमीन की जरूरत नहीं है, गाड़ी पे ही चलता है वो घर, यूं समझ लीजिए आप। ये वो आदमी है ना, फकीर सही मायने में ये है जो सबसे वाला पैसे वाला होकर के भी कहता है डर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में एलन मस्क के खिलाफ यूक्रेन के जो एडवाइजर हैं, प्रेसिडेंट के एडवाइजर, उन्होंने पोल करवाया। क्या करवाया? एट एलन मस्क देयर इज ए बेटर पीस प्लान। अब आपने ये जो पीस प्लान दिया है ना, इसकी एवज में हमारे पास और बढ़िया वाला पीस प्लान है। क्या प्लान है? पहला, रशिया जो है वो लिबरेट हमारी टेरिटरीज को छोड़ दे, नंबर 1। दूसरा, इंक्लूडिंग दी एनेक्स्ड क्रीमिया, जिस क्रीमिया के ऊपर इसने कब्जा किया है वो भी छोड़ दे, ये हम चाहते हैं। नंबर दूसरा, अंडरगोज डीमिलिटराइजेशन एंड मैंडेटरी डीन्यूक्लियराइजेशन सो इट कैन नो लॉन्गर थ्रेट टू अदर्स। मतलब दूसरा इसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि रशिया जो है ना वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दे जैसे हमने छोड़ रखे हैं, और अगर न्यूक्लियर वेपन ये छोड़ देगा तो फिर दुनिया में किसी को भी इससे डर नहीं लगेगा, सारी चीजें शांत हो जाएंगी। ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई जो कि आपको भी पता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल डिमांड है जो कर दी गई है, लेकिन कोई नहीं जी, इनको लग रहा है कि ट्विटर के थ्रू ही युद्ध जीते जाएंगे। तीसरा लिखा, वॉर क्रिमिनल गो थ्रू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, और जिन्होंने युद्ध करने का ये साहस किया उन लोगों को ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल तक पहुंचा देना चाहिए, यानी कि पुतिन को जो है वो बड़ी सी बड़ी सजा दिलवानी चाहिए। ठीक है साहब, ये किसने बोला? समझ लीजिए यूक्रेन ने बोला। इस पर पोल हुआ रात 10:30 बजे, 3 तारीख की बात है। इसमें रिजल्ट में आया यस,
इतने सारे 91% लोगों ने बोला यस, यानी कि हाँ हाँ हम यही चाहते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम चाहोगे क्योंकि तुम यूक्रेन के लोग हो, तुम्हें लगता है कि हमारी इज्जत की बात हो रही है। एलन मस्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एलन मस्क ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई दिस देन। अब एक काम करते हैं अपन, क्या? द विल ऑफ द पीपल हु लिव इन द डोनबास एंड क्रीमिया शुड डिसाइड वेदर दे आर पार्ट ऑफ रशिया और यूक्रेन। अगर तुम्हें लगता है कि मैं फर्जी बातें कर रहा हूं तो एक काम करो, डोनबास के क्षेत्र में और क्रीमिया में रहने वाले लोगों से पूछ लो कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अब आपको इसका मतलब क्या निकला? कुछ दिन पहले आपको याद होगा इन लोगों ने क्या करवाया था? रेफरेंडम करवाया था। किसने? रशिया ने। और रेफरेंडम करा के ही तो उसको अपने साथ मिलाया था। तो इसका सीधा सा अर्थ तो यह निकल रहा है कि एलन मस्क रेफरेंडम का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो अर्थ आपने निकाला ये तो यूक्रेन ने भी निकाला। तो यूक्रेन ने निकाला तो यूक्रेन ने क्या बोला? इसका मतलब यह हुआ कि यू आर लेजिटिमाइजिंग, यानी कि इस बात को वैधानिक तरीके से मानने को तैयार हो गए हो कि जो रेफरेंडम करवाया गया है गन पॉइंट के ऊपर, वो जो कि लोगों को डरा के धमका के मारने के डर से, ये सही था। एलन मस्क से पूछा। किसने? यूक्रेन के उसी प्रेसिडेंट के एडवाइजर ने, यानी प्रेसिडेंट की तरफ से वही बातें लिख रहा था। ठीक है साहब, जब ये बात लिखी इसने, अभी देखो न्यूज को आप देखो भाई साहब, आपको लगता है कि अपन ही व्हाट्सएप चैट पर बिजी रहते हैं, दुनिया बिजी है भाई साहब। इधर देखिए दुनिया कैसे कैसे बिजी है और मिलियंस में लोग बिजी हैं। आप देखिए 24 लाख वोट आए थे एलन मस्क के ट्वीट पर। कब? रात 11:30 बजे। रात 11:30 बजे के तुरंत बाद 11:42 पर, जैसे जेलेंस्की बगल में लेके बैठा होगा ना उनको, एडवाइजर को, कि ले अब इस बात को लिख इस बात को लिख, तो वो बात लिखवाई गई। फिर ये बात लिखवाई गई तो इसके बाद फिर एलन मस्क शायद सो गए होंगे। अगले दिन सुबह जग के एलन मस्क लिखते हैं, नो आई एम सजेस्टिंग वोटिंग अंडर यूएन, और एक काम करो, पिक योर मोस्ट ट्रस्टेड एंटिटी और कंट्री फॉर सुपरविजन। यार ये बात में दम है। एलन मस्क ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं रेफरेंडम को सही सिद्ध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं कर रहा। एक काम करो, तुम्हें यूएन पर ट्रस्ट है ना भाई, यूनाइटेड नेशन के ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है, मैं भी करता हूं, तो बोले एक काम करो, यूएन को बुला लो, उसकी प्रेजेंस में वोटिंग करा लो। और एक काम करते हैं, तुमको जिस पर यकीन है, तुम्हें ट्रस्टेड कंट्री अमेरिका लगता होगा, तुम बुला लो, जबकि एलन मस्क खुद अमेरिका में रहता है। बोले तुम्हें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट होना कि उसकी प्रेजेंस में वोटिंग डलेगी तो फेयर होगी, बुला लो, उनसे वोटिंग करवा लो। अगर फिर भी आपका वोटिंग आपके पक्ष में नहीं आए तो कम से कम इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो अंत में भला किसी का नहीं होगा, लाखों लोगों की जान जाएंगी। यह बात कौन बोला? एलन मस्क बोला। यार देखो इस बात में बाइके में दम है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, सिंपल सा मतलब है कि यह कहना केवल इतना चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र से सेना हटा दो, दोनों लोग अपनी अपनी सेना हटा दो और वहां पर चुनाव करा लो कि वो लोग कहां जाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग एक सवाल बीच में यहां और लेकर आएंगे, क्या सर ऐसे तो रेफरेंडम की बात यूएन ने कश्मीर के मुद्दे में भी की थी, उस मुद्दे पर आज तक कुछ क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाइड किया हुआ है, भारत यही कहता है कि पहले छोड़कर सब लोग बाहर निकल जाओ, फिर करवाते इस चीज को। जब आपने आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है तो फिर किस प्रकार का रेफरेंडम? बचे हुए हिस्से में रेफरेंडम तब करवाया जाता है जब पूरी तरह से उसे आजाद कर दिया जाए। ऐसी स्थिति के लिए कोई तैयार नहीं है, ना तो पाकिस्तान उसको खाली करने के लिए तैयार और ना ही भारत उसको उनके पास छोड़ने के लिए तैयार, वो उसको लेकर रहेगा। तो ये ही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। फिर एलन मस्क कहते हैं रशिया जो है is doing partial mobilization, they go to full war mobilization if Crimea is at risk। देखो इन्होंने साफ साफ फिर चेतावनी दी कि देखो रशिया जो है ना वो अभी धीरे धीरे अपनी सेनाएं आगे भेज रहा है और अगर उन्हें यह लग गया कि क्रीमिया पर कोई संकट है तो ये पूरी तरह से उतर के युद्ध में आ सकता है। डेथ ऑन बोथ साइड विल बी डिवास्टेटिंग, और बहुत भीषण तरीके से लोगों की मृत्यु होंगी। रशिया जो है वो 3 गुना से ज्यादा पॉपुलेशन रखता है यूक्रेन के, इसलिए विक्ट्री ऑफ यूक्रेन जो है वो अनलाइकली है, यानी कि संभव नहीं है। इफ यू केयर अबाउट द पीपल ऑफ यूक्रेन सीक पीस, और अगर आप यूक्रेन के लोगों की वाकई में जान बचाना चाहते हैं तो शांति के लिए काम करिए, युद्ध के लिए काम मत करिए। ये किसको समझाया एलन मस्क ने? यूक्रेन को। अब आप पूछेंगे सर एलन मस्क इस बात को ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत तार्किक बात है। बेटा बिल्कुल तार्किक बात है, लेकिन तर्क से दुनिया चलती नहीं है ना, लोगों को माहौल चाहिए होता है। यूक्रेन को पता है कि
कि उसकी हालत कितनी खराब है, उसके बावजूद वो रशिया के सामने खड़ा हुआ है। कारण नेताजी को अपना नेतापना दिखाना है। इसी कारण से भारत उन्हें डे वन से कहता आ रहा है। देखिए एलन मस्क की जो आखिरी लाइन है ना, सीक पीस, इसके लिए भारत डे वन से कहता आ रहा है एक ही रास्ता है, पीस, डिप्लोमेसी, डायलॉग। मैं कह रहा हूं भारत को विश्वगुरु बना देना चाहिए। भारत ने जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ उस दिन से इनसे कहा हुआ है तीन ही रास्ते हैं, शांति रखिए, वार्ता करिए, कूटनीति करिए और बातचीत करिए। ये तीन ही रास्ते हैं जिनसे चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और इसी बीच में यहां पर ये पूछते हैं पोल करा के एडवाइजर साहब कि बताओ कौन सा एलन मस्क आपको पसंद है, जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है या रशिया को सपोर्ट करता है। 4 अक्टूबर की न्यूज है। तो लोगों ने भर के वोट दिया, वो एलन मस्क जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है हमें वो पसंद है, हमें वो एलन मस्क पसंद नहीं है जो रशिया का सपोर्टर है। तो एलन मस्क बोलते हैं कि आई स्टिल वेरी मच सपोर्ट इन यूक्रेन बट आई एम कन्विंस्ड दैट मैसिव एस्केलेशन ऑफ द वॉर विल कॉज ए ग्रेट हार्म टू यूक्रेन एंड पॉसिबली द वर्ल्ड। मैं पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हूं और इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस वजह से बहुत सारी जान चली जाएंगी, बस इससे डरा हुआ हूं। कुछ मतलब इनके एक आंसर मैं पढ़ना नहीं चाहता, उसने गाली गलौज भी कर दी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये बातें हुई तो अब यहां पर किसी ने एक ऐसे ही कोई इनकी शुभचिंतक थी एलन मस्क की, उन्होंने लिखा एलन यू हैव डन ऑलरेडी सो मच गुड थिंग्स टू द यूक्रेनियंस। तुमने यूक्रेनियंस के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है ना। आपने स्टारलिंक प्रोवाइड करवाई जब उस समय जब इंटरनेट पूरी तरह खत्म हो गया था। एज ए फेलो एस्पाई आई गेट दैट यू आर हाइपर फोकस्ड ऑन द टॉपिक राइट नाउ, बट दीज पोल्स एंड ट्वीट्स about both attacks aren't helping. In fact, they enrage many Ukrainians. बोले आपके लिए ये ठीक नहीं है, ये जो लोग आपके लिए पोल चला रहे हैं, आप इस तरह की पोल में मत पड़िए, आप इतना ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। किसी ने सलाह दे दी। एलन मस्क सारे ट्वीट पढ़ते हैं लगता है। उन्होंने क्या कहा, यू आर अज्यूमिंग, तुम ये सोचते हो कि आई विश टू बी पॉपुलर, मुझे मतलब लोकप्रिय होना है। आई डोंट केयर, ये है बंदे का एटीट्यूड, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। कहते हैं ना, जब दुनिया के लिए आप ये सोचना शुरू कर देते हो ना, क्योंकि इस दुनिया की सबसे भीषण बीमारी क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अगर आपने इस रोग की ही परवाह करना बंद कर दिया कि क्या कहोगे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर तो यार बिंदास खेलो ना। फिर आप अगर जेल भी होके आ गए ना तो कोई बुराई नहीं है। कारण यह है कि आप कन्विंस्ड हैं। महात्मा गांधी जी जेल गए थे, उन्हें अगर यह परवाह होती कि यार मैं जेल चला गया तो लोग मेरे ऊपर ताने कसेंगे, तो वो शायद कभी देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम को लीड ना करते। समझ गए? तो ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है। तो सो आई डू केयर दैट मिलियंस ऑफ पीपल मे डाई, I do care that millions of people may die needlessly for an essentially tactic outcome. अब इस बात का भी सीधा सा अर्थ निकलता है कि एलन मस्क चाहते क्या हैं, उन्होंने वो साफ साफ बता दिया। इन्होंने कहा कि एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है, जो कि इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाने की क्षमता रखती है सैटेलाइट्स के माध्यम से, इन्होंने कहा कि भाई मैं वो बंदा हूं जिसने कि जब यूक्रेन के ऊपर संकट उत्पन्न हुआ था तो सैनिकों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट नहीं था, मैंने इंटरनेट पहुंचाया। स्टारलिंक के ऊपर $80 मिलियन का खर्चा आया था, उसने खुद की पॉकेट से उठाया। एलन मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स ने अपनी जेब से $80 मिलियन खर्च किए हैं। तो मुझे यह मत बताओ कि मैं यूक्रेन का भला चाहता हूं कि रशिया का। अगर मैं रशिया का भला चाहता तो आप लोगों को इंटरनेट ना देता, जैसे अमेरिका ने भारत के साथ किया था। भारत ने 1990 वॉर, कारगिल वॉर के अंदर मांगा था कि हमें जीपीएस दे दो, उसने मना कर दिया था। लेकिन एलन मस्क ने यूक्रेन जिसके ऊपर हमला हुआ था, उसकी इंटरनेट सर्विस बर्बाद हो गई थी, खुद ने डब्बे पहुंचवाए, $80 मिलियन का खर्च करके इंटरनेट चालू करवाया कि नहीं, इंटरनेट नहीं रुकेगा, ताकि अपडेट रहे सारी दुनिया, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, बातचीत होती रहे। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है युद्ध के काल में। तो बोले मुझे मत सिखाओ कि मैं यूक्रेनियन हूं या नहीं हूं। तो इन्होंने कहा मैंने अपनी जेब से इतना पैसा खर्च किया है। यह बात बहुत बड़ी है ना। तो फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है, स्पेसएक्स का किया गया कार्य कितना मायने रखता है। तो उम्मीद है आपको एलन मस्क की बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात जो इसके आगे है वो क्या है, मोदी जी की बातचीत। क्यों साहब? क्योंकि मोदी जी ने भी यहां पर बातचीत करी जेलेंस्की से बातचीत करके जेलेंस्की को कहा कि देखो यार, यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसे थोड़ा समझ जाओ।
क्यों समझ जाओ, ये देखो मोदी जी ने भी 4 अक्टूबर को बात की है। हो सकता है 2 अक्टूबर के दिन मोदी जी काफी ज्यादा गांधी जी के प्रभाव में रहे हों, सोच के विचार किए हों कि यार अहिंसा का पाठ पढ़ा देने का सही समय आ गया है। कारण समझिए, मोदी जी ने जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत करी और कहा कि देखो जंग का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बात की जेलेंस्की से, कोई एजेंडा नहीं, भारत को यूक्रेन से क्या चाहिए यार, सनफ्लावर का ऑयल वो तो हम कहीं से भी ले लेंगे। अब लेकिन मुसीबत ये है कि भाई उनको समझा रहे हैं कि भैया समझो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों समझाया जा रहा है? देखो एलन मस्क अलग तरीके से समझा रहा है, मोदी जी अलग तरीके से समझा रहे हैं। एक है दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी और एक है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री। ये दोनों जेलेंस्की को फोन करके समझा रहे हैं क्या कि भैया समझो, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि यहां से आगे बहुत खराब ही चीजें होने वाली हैं। क्यों? इसके पीछे का बड़ा कारण यह है क्योंकि इन दिनों यह चीज नोटिस की गई है और सब वर्ल्ड लीडर नोटिस कर रहे हैं कि पुतिन जो है ना, वो 2 बार अपनी बातों में न्यूक्लियर बम चर्चा में ला चुके हैं और पुतिन के दिमाग पर कोई नहीं जा सकता। एक कयास लगाया जा सकता है कि यदि वो आदमी सटक गया तो वो कुछ ऐसा कर जाएगा जो बहुत डिवास्टेटिंग होगा वर्ल्ड के लिए। और जब वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में आग लगी होगी तो आप उस गर्मी से बच नहीं सकते, मरेंगे तो आप भी। ऐसी स्थिति में डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जरूरी है। विवाद का हल निकालिए, यूएन चार्टर का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि यूएन को मध्यस्थता करने के लिए कहिए, बीच में चीजों को रोकिए। और कहा मोदी जी ने कि अपने एटमी ठिकानों को सुरक्षित करिए। आपको मालूम होना चाहिए हाल ही में जिन क्षेत्रों के ऊपर कब्जे किए गए हैं, कहां पर कब्जे किए गए हैं आपको मालूम होगा, जयपोर्जिया करके जो एरिया है ना यूक्रेन का, जिस पर रशिया ने अभी फिलहाल कब्जा किया है, उस जयपोर्जिया में यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो मोदी जी ने कहा कि देखिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता है इस बात की कि आपके एटमी ठिकानों की सुरक्षा सवाल या निशान खड़ा कर रही है। अगर जयपोर्जिया पे कब्जा हुआ तो इसका मतलब आपका एटमी ठिकाना भी कब्जे में चला गया, और ऐसा अगर हुआ तो ये बहुत भीषण संकट दुनिया को आमंत्रित करेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे किसी भी प्रकार का रिसाव, गोला बारूद कुछ भी हो गया तो दुनिया के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए आप समझा ही सकते हैं साहब, अगर आप नहीं समझाने की, आप फिर वही वाली बात, अगर आप आज नहीं समझाते तो संभव है कि आने वाले समय में लोग आपसे सवाल पूछते कि आपने क्या किया। फिलहाल के लिए सबने समझाइश कर ली है, अब उसको अपने हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका वगैरह की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो केवल व्यापारी लोग हैं। एक बड़े व्यापारी ने और एक लोकतंत्र के नेता ने समझाने का काम लगभग सेम डे पर किया है, ये बड़ी बात है। इधर आप देख सकते हैं मीडिया सेंटर ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बाकायदा इस बात को कहा कि हमारे बीच टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन के बीच में। दोनों ने एक चीज के बारे में बात करी कि भैया कोशिश करिए कि आप यूएन चार्टर के हिसाब से काम करें। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को भी यह जानकारी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस कंटेंट की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, वहां मिल जाएगी। रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर पा सकते हैं 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। एक बेहतरीन जानकारी यह है कि अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके अतिरिक्त जो यूपीएससी की किताबें हैं ना, वो आपको 9900 रुपीज़ में अलग से दी जा रही हैं। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी उन 20 बुक्स को लेना चाहता है, जो कि पूरी तरह से करंट अपडेटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ है, प्रीलिम्स और मेंस का पूरी तरह बेस्ट कंटेंट क्रिएटेड है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, आप उन्हें ले सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आप चाहते हैं किताब आपके कोर्स के साथ मिल जाए, लेक्चर्स के साथ मिल जाए, उनको पढ़ाते हुए लेक्चर्स के साथ मिल जाए, तो आपके लिए आइकॉनिक प्लान है, जिसमें आपको विद मेंटरशिप लाइव क्लासेस टॉप एडुकेटर्स के साथ अवेलेबल होती हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए आपको लोन फैसिलिटी भी दी जा रही है, इजी ईएमआई ऑप्शंस का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।